इस वक्त इस सबसे बड़ी खबर पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 9 एमएलसी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। 9 लोगों की लिस्ट बीजेपी ने घोषित कर दी है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उन्हें उम्मीदवार बनना ही था। हमने आपको इस बारे में पहले भी बताया था। भूपेंद्र चौधरी, दयाशंकर मिश्रा के नाम है। 9 नाम कुल, जेपीएस राठौर का भी नाम। 5 मंत्री जिन्हें विधान परिषद का सदस्य बनना था, उनके नाम तय माने जा रहे थे। इसके अलावा दानिश आजाद, बीएल दोहरे, मुकेश शर्मा उम्मीदवार बने हैं। 9 नामों की घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए। एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है 9 उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने। और सबसे बड़ा नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उन्हें वापस सदन भेजा जाएगा। ये देखिए आप चेहरे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं। केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी मंत्री हैं, जेपीएस राठौर मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। इन्हें विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा जो और चेहरे हैं, जो और उम्मीदवार हैं, वो भी हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ये देखिए नरेंद्र कश्यप, ये भी मंत्री हैं। जसवंत सैनी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। दानिश आजाद, ये भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में माइनॉरिटी अफेयर्स के। तो ये 6 मंत्री हैं जिन्हें विधान परिषद भेजा जा रहा है। हमने उनके चेहरे आपकी स्क्रीन पर रखे। और अब इसके अलावा जो 3 और उम्मीदवार घोषित किए हैं भाजपा ने, उनको भी हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। 6 चेहरे हमने आपको दिखाए। नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, जेपीएस राठौर, ये सभी लोग मंत्री हैं। और केशव प्रसाद मौर्य तो उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो इन्हें एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। कुल 9 उम्मीदवार घोषित किए हैं बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए। और ये सभी कल एक साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये भी बड़ी अपडेट हम आपको एक बार फिर से दे दें। ये सभी उम्मीदवार जो बीजेपी ने घोषित किए हैं, एक साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, दयाशंकर मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, ये वो नाम है। इसके अलावा दानिश आजाद, बीएल दोहरे और मुकेश शर्मा भी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं बीजेपी के द्वारा। रूलिंग पार्टी बीजेपी ने 9 उम्मीदवार पब्लिक कर दिए हैं, सार्वजनिक कर दिए उनके नाम। नामांकन एक साथ दाखिल करेंगे ये सारे उम्मीदवार बीजेपी के। बड़ी खबर, अपने एमएलसी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 6 मंत्रियों के नाम और चेहरे अभी अभी हमने आपको दिखाए। सबसे बड़ा चेहरा इनमें केशव प्रसाद मौर्य का। उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनको फिर से एक बार सदन भेजा जाएगा पार्टी की तरफ से। विधान परिषद के उम्मीदवार हैं चुनाव के वो। और इसके अलावा दानिश आजाद, बीएल दोहरे, मुकेश शर्मा, ये भी नाम बीजेपी की तरफ से। कुल 9 उम्मीदवार घोषित। जेपीएस राठौर, दयाशंकर मिश्रा, भूपेंद्र चौधरी, नरेंद्र कश्यप, ये वो मंत्री हैं जिन्हें विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जसवंत सैनी एक और नाम। कुल 9 नाम, कुल 9 उम्मीदवार। बड़ी खबर, यह बड़ी खबर इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। बीजेपी ने एमएलसी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। 9 नाम मंत्री जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, 5, उनको तो उम्मीदवार घोषित किया ही जाना था, यह लगभग तय था। इसके अलावा 4 और नाम हैं, उनमें से कुछ मंत्री भी हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए फिर से वो विधान परिषद भेजे जाएंगे। उनको भी उम्मीदवार घोषित किया है पार्टी ने। भूपेंद्र चौधरी, दयाशंकर मिश्रा नाम घोषित हैं। ये विधान परिषद चुनाव में रूलिंग पार्टी भाजपा के उम्मीदवार हैं। दानिश आजाद अंसारी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं। उनको भी उम्मीदवार बनाया गया है पार्टी के द्वारा। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है।
चलिए, ये जो 9 नाम है, इस पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से अनुभव शुक्ला, जो कि इस स्टोरी पर बहुत करीबी निगाह रखे हुए हैं और इससे पहले भी लगातार आपको अपडेट करते रहे हैं। एक बार फिर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अनुभव। 9 नामों में से कुछ नाम बहुत ऑब्वियस थे, जैसा कि आप बता भी रहे थे, जैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, विधान परिषद की सदस्यता का, तो उनको भेजा ही जाना था, वो डिप्टी सीएम थे। कुछ मंत्री भी थे जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, उनको भेजा जाना था। थोड़ा सा और विस्तार से इस पर रोशनी डालें, जो नाम घोषित किए गए हैं। देखिए, 7 नाम तो वही है राजेंद्र, जो बात आपने कही, जो एबीपी गंगा बार बार कह रहा था, हम बार बार बता रहे थे कि 5 ऐसे मंत्री हैं जो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, यानी वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं। तो बाध्यता ये है कि 6 महीने के भीतर उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना ही है। तो इसलिए 5 नाम तो वही थे। अब इसमें दानिश आजाद अंसारी भी हैं, नरेंद्र कश्यप भी हैं, दयाशंकर मिश्र दयालु भी हैं, जसवंत सैनी भी हैं और जेपीएस राठौर भी हैं। फिर 2 लोग ऐसे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। अब वो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यकाल भी 6 तारीख को खत्म हो रहा है, 6 जुलाई को, तो इस चुनाव में उनको भी उम्मीदवार बनाना ही था। और भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं, योगी वन में भी थे, जिस विभाग को संभाल रहे थे पंचायती राज, उसी विभाग के इस बार भी मंत्री हैं, तो उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो उनको भी भेजना था। ये 7 नाम तो देखिए सबको पता है, उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारों में ये 7 नाम सब जान रहे थे कि ये रहेंगे। लेकिन 2 नाम जो आए हैं, अब एक नाम है BL दौरे का। देखिए क्या रणनीति बीजेपी ने अपनाई है 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। क्यों? BL दौरे पार्टी के पूर्व विधायक रहे कन्नौज से, और अभी हाल तक वो जो SC आयोग है उत्तर प्रदेश का, वहाँ सदस्य है, जाटव बिरादरी से आते हैं। यानी कहीं ना कहीं जाटव समाज को विधान परिषद बीजेपी भेज रही है। और 2022 के विधानसभा चुनाव का आप उठा लीजिए, ऐसी सीटों पर आप देखिए जो उत्तर प्रदेश में 84 और 2 यानी जो रिजर्व सीटें हैं SC और ST के लिए, उन 86 में से बीजेपी ने तकरीबन 62 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं जाटव समाज का उसको समर्थन मिला, वोट मिला, और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी स्ट्रेटजी पार्टी ने तैयार की और BL दौरे को अब वो भेज रहा है विधान परिषद। कहीं नाम चर्चा में नहीं था। फिर आप आ जाइए मुकेश शर्मा, लखनऊ महानगर इकाई के वो अध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह के बेहद करीबी हैं, लखनऊ के सांसद के बेहद करीबी हैं वो। और जब विधानसभा का चुनाव होना था, तब मुकेश शर्मा का आप ये समझिए कि नाम बस घोषित होते होते रह गया, वरना वो भी उम्मीदवार होते, और अगर उम्मीदवार होते तो शायद विधायक बन चुके होते। पर चूंकि वहां उनका टिकट उनको नहीं मिला, तो ये विधान परिषद मुकेश शर्मा को भेजा जा रहा है। तो पार्टी ने इसी तरीके से रणनीति तैयार की है। अब आप देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को तो जाना ही था, भूपेंद्र चौधरी जाट समाज से आते हैं, वो भी जा ही रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, दयाशंकर मिश्र की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से भी भेजा जा रहा है। तो हर एक जाति का हमें कहीं ना कहीं, जो जाति समीकरण हम कहते हैं बार बार, बीजेपी जाति समीकरण को भी साधती है, क्षेत्रीय समीकरण को भी साधती है, सारे समीकरणों को साधती है। अब इस 9 पर आप मत जाइए। देखिए 9 तो घोषित हो गए, और ये भी तय हो गया कि यूपी में विधान परिषद का चुनाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 बीजेपी ने घोषित किए, 4 समाजवादी पार्टी के लोग अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कुल 13 सीटें हैं, तो 13 सीटों पर 13 उम्मीदवार होंगे, तो निर्विरोध निर्वाचन सबका हो जाएगा। यानी जैसा हमने राज्यसभा के चुनाव में देखा, ठीक वैसी स्थिति विधान परिषद के चुनाव में भी होगी। यानी यहाँ पर भी कोई चुनाव नहीं होगा, सबका निर्विरोध निर्वाचन होगा। ये एक बात तो तय हो गई है। पर अभी 6 ऐसे नाम हैं जो राज्यपाल को मनोनीत करने हैं, और उसके लिए किसका हम कहें किसकी लॉटरी निकलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल का जो मनोनयन का अगर हम कहें, जो वो मनोनीत करते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी से लोग जाते हैं। यानी कोई संगीत के क्षेत्र से जाएगा, कोई साहित्य के क्षेत्र से जाएगा, कोई बड़ा अगर हम कहें जो, तो उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो हम अपने दर्शकों को बताएं। उसमें अपर्णा यादव का नाम बहुत तेजी से चर्चा में है। क्यों? क्योंकि वो उस क्राइटेरिया में आती है, उस कैटेगरी में आती हैं, और वहां उनको भेजा जा सकता है। ये एबीपी गंगा अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी दे रहा है, जो पार्टी सूत्र से निकल कर आ रही है, जो सोर्सेस है हमारे, उनसे ये नाम निकल कर आ रहा है, क्योंकि वो उस क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठते हैं। इसके अलावा एक और महिला उम्मीदवार वहां पर भी, उन्हें भी भेजा जा सकता है। तो 2 वहां पर जो 6 राज्यपाल के द्वारा मनोनयन होना, वो भी जल्द हो जाएगा। बस इसी लिस्ट का इंतजार हो रहा था, आप यकीन मानिए, सिर्फ लिस्ट का इंतजार हो रहा था, और अब वो 6 नाम भेजे जाएंगे, वो भी जल्द मनोनयन उनका हो जाएगा। उसमें भी पार्टी की जो मीडिया टीम है, वहां से भी किसी एक को
पिक किया जा सकता है, एक नाम वहां से भी हो सकता है। और अभी अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो हमें जो जानकारी मिली है, कल सुबह 11:30 बजे बीजेपी की ये सभी 9 उम्मीदवार जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यहीं विधानसभा में जो टंडन हॉल है, जो आरओ ऑफिस बनाया गया है, वहीं पर जमा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। और अभी जब हम यहाँ लाइव के लिए खड़े थे तो पार्टी के एक पदाधिकारी है, वो सारे जो नामांकन पत्र हैं वो यहाँ से लेकर गए हैं, जो बीजेपी का विधानमंडल दल का कार्यालय है। क्यों? क्योंकि एपी गंगा ने 2 दिन पहले दर्शकों को बताया था कि बीजेपी ने जो विधायक हैं, 10 विधायक होते हैं, एक नामांकन के लिए, एक उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक, उन सबसे सिग्नेचर करा लिए थे। तो एक बंद लिफाफा लेकर वो गए हैं पार्टी कार्यालय, क्योंकि अब बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगता है जब नामांकन फाइल होता है, और अगर कागजों में कमी रह जाए तो कई बार नामांकन खारिज भी हो जाता है। तो इसलिए वो पूरा पार्टी अपने तरीके से उन सारी चीज़ों को देखती है। पर ये जरूर है कि जो ये नाम घोषित किए हैं, अब ये भी तय है कि यूपी में अब विधान परिषद के लिए भी चुनाव नहीं होंगे, सबका निर्विरोध निर्वाचन होगा। अनुभव, आपने कुछ बहुत बड़ी खबरें दी हैं और वो एक बार फिर से मैं दर्शकों के सामने रख दूं। जो महत्वपूर्ण बातें अभी आपने दर्शकों के सामने रखी हैं, वही बातें मैं एक बार फिर से उसका सार दर्शकों के सामने रख दूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद का चुनाव नहीं होगा। 13 विधान परिषद की सीटें हैं, 4 समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी, और इसके अलावा 9 बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। यानी यहाँ पर कोई चुनाव, कोई कंटेस्ट, कोई प्रतियोगिता, कोई वोटिंग नहीं होने जा रही है विधान परिषद चुनाव के लिए। और अनुभव, जो आपने दूसरी बड़ी बात बताई वो ये कि राज्यपाल को 6 नाम मनोनीत करने हैं विधान परिषद के लिए, और वो अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी लोग होते हैं जिनको राज्यपाल मनोनीत करते हैं, और उनमें से एक नाम अपर्णा यादव का भी है। लेकिन एक बात जरूर अनुभव हमारे दर्शकों को स्पष्ट करें कि अगर अपर्णा यादव का मनोनयन होता है राज्यपाल के द्वारा, तो वो किस कैटेगरी में मनोनयन हो सकता है? हाँ देखिए, बिल्कुल उनका 2 कैटेगरी है। एक तो वो अगर हम कहें संगीत के क्षेत्र से भी आती है और समाज सेविका के रूप में भी लंबे समय से काम कर रही हैं, तो सोशल वर्कर भी हैं, और अगर हम कहें तो वो संगीत के क्षेत्र से भी आती हैं, गायिका भी हैं वो, तो वहाँ से भी उनका नाम वही, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो क्राइटेरिया है, देखिए अगर हम विधान परिषद की बात करें, 100 सीटें हैं विधान परिषद में, और इसके लिए भी एक सेट पैरामीटर है, यानी किस क्षेत्र से कितने विधान परिषद के सदस्य चुने जाएंगे। जो विधायकों के द्वारा चुनाव होता है उसमें 38 सीटें रिजर्व की गई हैं, एक बार हम बता दें अपने दर्शकों को। और इसके अलावा जो स्थानीय निकाय की सीटें होती है, जो अभी हाल में हुई, जब ये चुनाव खत्म हुए थे विधानसभा के, और तमाम सारी स्थानीय निकाय की सीटें थी, तो वो 36 सीटें हैं। फिर 8 सीटें जो है वो जो शिक्षक कोटा है उससे होती है, और 8 जो है वो स्नातक से होती हैं, यानी टीचर्स चुनते हैं और फिर ग्रेजुएट चुनते हैं, वो भी चुनाव पहले हुए थे। और 10 ऐसी सीटें हैं जो राज्यपाल मनोनयन करते हैं, यानी मनोनीत करते हैं, और उसमें अलग अलग कैटेगरी है, संगीत के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, जिन्होंने अच्छा काम किया है, ऐसे लोग सदन में आते हैं। आप याद करिए, अभी कुछ समय पहले तक वसीम बरेलवी इसी विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे, तमाम सारे लोग इसी विधान परिषद के सदस्य रहे, तो वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि अपर्णा यादव विधान परिषद जा सकती हैं। लिस्ट में उनका नाम नहीं आना था, लिस्ट में तो एपी गंगा ने जो 7 नाम बताए थे वो आने थे, और 2 नाम और आना था, लेकिन इस कैटेगरी में जो राज्यपाल मनोनयन करेंगी उसमें जरूर उनका नाम भेजा जाएगा, और वो भी महज 4 से 5 दिनों के भीतर, या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के भीतर वो नाम भी आ जाएंगे। अनुभव, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 4 से 5 दिन या हफ्ते भर के भीतर ये जो 6 नाम राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाने हैं, इसकी घोषणा भी हो जाएगी, और उसमें एक नाम अपर्णा यादव का हो सकता है, और वो 2 कैटेगरीज में उनका मनोनयन हो सकता है, एक संगीत के क्षेत्र में, दूसरा समाज सेवा के क्षेत्र में। और अनुभव, ये बेशक उनके पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ज्यादा दिन नहीं हुए उनको, ठीक चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और अगर वो मनोनयन उनका होता है, विधान परिषद जाती हैं, दोनों में से किसी भी कैटेगरी से जाएं, तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल बूस्ट होगा उनके करियर को। बहरहाल, इसके अलावा कोई और नाम चर्चा में आ रहा है मनोनयन के लिए अनुभव? देखिए, इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अगर हम कहें जो राजनीति के भी क्षेत्र से आते हैं और उनका भी एक्सपीरियंस समाज सेवा के क्षेत्र में है, तो ऐसे लोग भी होंगे, क्योंकि पार्टी वहाँ पर अपने लोगों को भी भेजेगी, और उस क्राइटेरिया में भी जो लोग आते हैं, या फिर जो अगर हम कहें कुछ वकालत के क्षेत्र से जो आते हैं, ऐसे लोगों को भी
भेजने की तैयारी है, हमारे जो सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पर कहना है। पर हाँ, इसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक या दो नाम तो पता है कि कौन लोग आने वाले हैं, पर बाकी नामों पर अभी मंथन एक बार और होना है। हालांकि इससे पहले जब हम कहें कि जब ये 9 नाम पर कोर टीम ने बैठक की थी, तब कुल 25 नामों पर चर्चा हुई थी। इसमें आप यकीन मानिए 9 लोगों को भेजा जाना था विधान परिषद, लेकिन जब चर्चा हुई तो 25 नामों पर चर्चा हुई, और उसमें भी 7 नाम तो फाइनल थे। लेकिन उसके बावजूद 19 नाम ऐसे थे जो नए थे, और उस जो राज्यपाल को मनोनयन के लिए लिस्ट जाएगी उसमें उन 19 में से 2 नाम तो ये हो गए, यानी 17 नाम जो बचे हैं उनमें से 6 नाम वही होंगे जिस पर कोर कमेटी ने मंथन किया था। कोर कमेटी ने जो लिस्ट हाईकमान को भेजी थी वो 17 नाम अभी बचे हुए हैं, और उन्हीं में से 6 नाम जो हैं वो राज्यपाल के पास भी जल्द भेजे जाएंगे, और फिर वो भी विधान परिषद के सदस्य हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव, अब वापस आते हैं। जो विधान परिषद के लिए 9 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं बीजेपी की ओर से, उनमें एक BL दोहरे का नाम है, दूसरा मुकेश शर्मा का नाम है। बाकी मंत्री हैं तो उनके बारे में चीजें बहुत साफ थी पहले से भी, और ABP गंगा बता भी रहा था। लेकिन BL दोहरे और मुकेश शर्मा, ये 2 नाम जिनके बारे में अभी आप विस्तार से जानकारी भी दे रहे थे। BL दोहरे का विधान परिषद भेजा जाना, इसके पीछे क्या राजनीतिक समीकरण हो सकते हैं, क्या सोच हो सकती है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों के सामने रखते हैं। देखिए, ये तो बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी रणनीति बनाने में तो माहिर है। 2024 के लोकसभा चुनाव अभी आप देखिए तो तकरीबन 2 वर्ष बाद है, लेकिन रणनीति तो बीजेपी अभी से बनाती है, पहले से ही बनाती है। 24/7 काम करने वाली पार्टी है। और BL दोहरे जाटव समाज से आते हैं, बीजेपी के कन्नौज से पूर्व विधायक रह चुके हैं। हाल ही में अभी कुछ समय पहले तक वो जो SC आयोग है उत्तर प्रदेश में, उसके सदस्य रहे हैं, और अब उनको पार्टी ने पिक किया है विधान परिषद के लिए। यानी जाहिर सी बात है कि जाटव समाज पर, जाटव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। और चाहे हमने 2017 का चुनाव देखा हो, 19 का चुनाव देखा हो, 2022 का विधानसभा चुनाव देखा हो, कहीं ना कहीं जाटव समाज बीजेपी के साथ आया। और इसीलिए पार्टी डेफिनेटली चाहेगी, निश्चित रूप से चाहेगी कि उस समाज का रिप्रेजेंटेशन विधान परिषद में हो, और आने वाले चुनाव में भी ये समुदाय ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी के साथ जुड़े, उसका समर्थन करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। आगे बढ़ेंगे इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी से इस वक्त हमारे पास है भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट सहित प्रदेश के अन्य नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनाव पर मंथन चल रहा है। मोदी सरकार के 8 साल के काम पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। बड़ी खबर। प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। भारतीय जनता पार्टी की निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनाव पर मंथन चल रहा है। तमाम बड़े नेता मौजूद, मुख्यमंत्री के अलावा भी 8 साल के काम पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है मोदी सरकार की। ये बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त। हल्द्वानी में ये बैठक चल रही है, कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बैठक में शामिल। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट सहित प्रदेश के अन्य नेता भी इसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है, और मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाऊं कि बिल्कुल अभी बैठक ये शुरू हुई है। आप देख पा रहे हैं कि मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट है, देश अध्यक्ष मदन कौशिक है, और तमाम सांसदगण हैं। और अगर बात की जाए तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। प्रदेश कार्यकारिणी कार्य समिति की ये बैठक है। आप देख पा रहे हैं कि सभी कैबिनेट मंत्री इसमें हैं, सभी सांसद हैं, और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस बैठक में तमाम अग्रिम जो एजेंडे हैं पार्टी के, उसको लेकर मंथन होगा, और जो मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल को लेकर एक भारतीय जनता पार्टी एक विशेष अभियान यहाँ पर चलाने जा रही है, जिसको लेकर सभी उपलब्धि को लोगों तक लेकर जाया जाएगा, बताया जाएगा आखिरकार मोदी सरकार की क्या क्या उपलब्धि है। सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं, और ये भी मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि जिस बूथ पर, जहां पर कमज़ोर वो बूथ रहा है विधानसभा चुनाव में, उस पर कैसे मजबूती हो, इस बैठक में उस पर भी मंथन होगा। और इसके साथ साथ आगामी चाहे नगर निकाय हो, पंचायत चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, उसको लेकर पूरी तरह से एजेंडे तैयार किए जाएंगे।
आप सीधी तस्वीरें ये देख रहे हैं कि मंच पर तमाम भाजपा के वरिष्ठ दिग्गज यहाँ पर, चाहे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हो, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बोगड़ा हो, तो आज 2 साल के बाद में एक बड़ी बैठक इस बार फिजिकल रूप से यहाँ पर शुरू हुई है, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो अगले एजेंडे हैं वो तैयार किए जाएंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत कुमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।